पिछले पार्ट में हम बात कर रहे थे एंजाइम्स के बारे में, एंजाइम की परिभाषा पढ़ ली थी हमने, साथ ही एंजाइमों के एग्जाम्पल भी पढ़ लिए थे कि किन किन जैव रासायनों को, जो जैव रासायनिक अभिक्रिया हैं उनको एंजाइम उत्प्रेरित करते हैं। इस पार्ट में हम बात करेंगे एंजाइमों के गुणों के बारे में। तो एंजाइमों के गुणों के अंतर्गत हम पढ़ेंगे टोटल 8 पॉइंट। सूक्ष्म मात्रा, उच्च दक्षता का गुण, अभिक्रिया विशिष्टता का गुण, कोलाइडी प्रकृति का गुण, कोएंजाइम या सएंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम विष क्या होते हैं, अनुकूलतम या इष्टतम ताप क्या है और अनुकूलतम या इष्टतम पीएच क्या है, इनके बारे में हम इस पार्ट में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सूक्ष्म मात्रा। सूक्ष्म मात्रा की अगर हम बात करें तो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, उन जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने के लिए एंजाइमों की सूक्ष्म मात्रा यानी कि थोड़ी सी मात्रा ही क्या होती है, काफ़ी होती है जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को, यानी कि अभिकारक होते हैं उनको उत्पाद में बदलने के लिए। तो पहला गुण क्या पढ़ा हमने, जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उन जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने के लिए एंजाइमों की थोड़ी सी मात्रा ही क्या होती है, काफ़ी होती है। तो पहला गुण समझ में आया होगा। उसके बाद में दूसरे पॉइंट की बात करें, उच्च दक्षता के। उच्च दक्षता के गुण की अगर हम बात करें, एंजाइमों के द्वारा जो भी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनके वेग को बहुत अधिक मात्रा में, यानी कि जो वेग होता है एंजाइम वेग को 10 की पावर 3 से 10 की पावर 6 गुना तक क्या कर देते हैं, बढ़ा सकते हैं। एंजाइम जो है वो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को 10 की पावर 3 से 10 की पावर 6 गुना तक क्या कर सकते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये हो गई उच्च दक्षता, यानी कि इनकी जो क्षमता है एंजाइमों की जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने की बहुत ही अधिक होती है। कितनी अधिक होती है, 10 की पावर 3 से 10 की पावर 6 गुना तक होती है, बहुत ज़्यादा है। उसके बाद में तीसरा पॉइंट आता है हमारे पास में अभिक्रिया विशिष्टता। अभिक्रिया विशिष्टता की अगर हम बात करें तो एक एंजाइम के द्वारा केवल एक विशेष जैव रासायनिक जो अभिक्रिया है वो उत्प्रेरित की जा सकती है, यानी कि सभी जो जैव रासायनिक अभिक्रिया हैं वो एंजाइमों के द्वारा उत्प्रेरित नहीं की जा सकती। कहने का मतलब ये है कि एंजाइम क्या होते हैं, विशिष्ट प्रकृति के होते हैं। समझ में आया भाई, एक एंजाइम के द्वारा केवल एक विशिष्ट जैव रासायनिक अभिक्रिया ही उत्प्रेरित की जा सकती है। अर्थात वह एंजाइम सभी प्रकार की जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित नहीं कर सकता।
आता है एंजाइम विशिष्ट प्रकृति के होते हैं। कहने का मतलब ये है कोई भी एक एंजाइम है वो केवल एक ही प्रकार की विशेष जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उन्हीं को उत्प्रेरित कर सकता है, यानी कि उन्हीं को अभिकारक से उत्पाद में बदल सकता है। इसके अलावा वो एंजाइम सभी प्रकार की जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनको उत्प्रेरित नहीं कर सकता। जो उसके लिए जो परफेक्ट होगी, जिस अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित कर सकता है वो केवल उसी प्रकार की अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित कर सकता है, दूसरे प्रकार की अभिक्रियाओं को एंजाइम उत्प्रेरित नहीं कर सकता। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि एंजाइम जो है कैसे होते हैं, विशिष्ट प्रकृति के होते हैं, स्पेशल होते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए। ऐसा नहीं है कि भाई सभी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया आ रही है और एक ही एंजाइम है वो सभी को अभिकारक से उत्पाद में बदल रहा है। केवल जिस अभिक्रिया के लिए वो विशिष्ट प्रकृति दर्शाता है उसी रासायनिक अभिक्रिया को उत्पाद में बदल सकता है, दूसरी रासायनिक यानी सभी प्रकार की जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्पाद में नहीं बदल सकता। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास में, जो चौथा पॉइंट आता है कोलाइडी प्रकृति। तो कोलाइडी प्रकृति की अगर हम बात करें, कोलाइड जो होते हैं, इसके बाद में जो एक पार्ट और आएगा एंजाइमों से संबंधित, यानी कि जो 17वां जो पार्ट आएगा उसमें हम कोलाइड के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो कोलाइड के एक नॉर्मल गुण के अगर बारे में मैं बता दूं आपको, कोलाइड जो होते हैं, कोलाइडी जो विलयन होते हैं उनमें यदि हम वैद्युत अपघट्य डाल देते हैं तो उनका क्या हो जाता है, स्कंदन हो जाता है, यानी कि वो क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं, कोलाइडी प्रकृति। तो उसी के आधार पर यदि हम एंजाइमों की प्रकृति की बात करें कि एंजाइम कोलाइडी प्रकृति दर्शाते हैं या नहीं दर्शाते हैं, तो एंजाइम है, एंजाइमों में यदि हम क्या डाल दें, वैद्युत अपघट्य डाल दें, तो वैद्युत अपघट्य डाल देते हैं तो इनका क्या हो जाता है, एंजाइमों का स्कंदन हो जाता है, यानी कि क्या हो जाते हैं, ये अपघटित हो जाते हैं। तो इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि एंजाइम कैसी प्रकृति दर्शाते हैं, कोलाइडी प्रकृति दर्शाते हैं। क्योंकि कोलाइडी जो विलयन होते हैं उनका गुण होता है कि भी कोलाइडी विलयन में हम क्या डाल दें, वैद्युत अपघट्य डाल दें तो वो जम जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं। इसी प्रकार एंजाइमों में भी हम क्या डाल दें, वैद्युत अपघट्य डाल दें तो एंजाइम भी क्या हो जाते हैं, स्कंदित हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं, यानी कि जम जाते हैं। तो इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि जो एंजाइम है वो कैसी प्रकृति के होते हैं, कोलाइडी प्रकृति के होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है 5वां पॉइंट, कोएंजाइम या सह एंजाइम। कोएंजाइम या सह एंजाइम किसे कहेंगे, तो सबसे पहले परिभाषा की बात कर लेते हैं। भाई वे एंजाइम या वे पदार्थ जो एंजाइमों की क्रियाशीलता को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। एंजाइम से एंजाइम की जो अभिक्रियाशीलता है उसमें क्या कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं, कोएंजाइम या सह एंजाइम कहलाते हैं। तो परिभाषा की बात कर लेते हैं। वे पदार्थ जो एंजाइमों की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं, सह एंजाइम कहलाते हैं। एंजाइमों की क्रियाशीलता को बढ़ाने वाले पदार्थों का, यानी कि एंजाइम है, एंजाइमों की सक्रियता को बढ़ाने वाले जो पदार्थ हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सह एंजाइम या को एंजाइम कहते हैं। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो कुछ धात्विक आयन हैं, जैसे एल्युमिनियम आयन है, कॉपर आयन है, जिंक आयन है,
या फिर अर्जेंटम आयन है, यानी कि जो चांदी के जो आयन है, ये सारे क्या करते हैं, एंजाइमों की सक्रियता को बढ़ा देते हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, सह एंजाइम या कोएंजाइम कहलाते हैं। कोएंजाइम सह एंजाइम समझ में आया? छोटे सवाल के रूप में पूछा जा सकता है कि सह एंजाइम या कोएंजाइम किसे कहेंगे? तो वे पदार्थ जो एंजाइमों की सक्रियता को बढ़ा देते हैं क्या कहलाते हैं, कोएंजाइम या सह एंजाइम कहलाते हैं। जैसे धात्विक आयनों की बात करें, एल्युमिनियम आयन है, कॉपर आयन है, जिंक आयन है, अर्जेंटम यानी चांदी है, ये सारे क्या है, सह एंजाइम कहलाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में, नोट कर सकते हो वीडियो को बीच बीच में पॉज करके आप इनको। नेक्स्ट आता है हमारे पास में एंजाइम विष। एंजाइम विष की अगर हम बात करें, भाई एंजाइम विष किसे कहेंगे, परिभाषा की बात कर लेते हैं। वे पदार्थ जो एंजाइम की सक्रियता को या क्रियाशीलता को कम कर देते हैं, एंजाइम विष कहलाते हैं। बढ़ाने वाले एंजाइम, सक्रियता को बढ़ाने वाले तो क्या कहलाएंगे, एंजाइम, और घटाने वाले वो क्या कहलाएंगे, एंजाइम विष कहलाएंगे। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल्स आते हैं हमारे पास में, हाइड्रोजन साइनाइड है, कार्बन डाइसल्फाइड है, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, और भी बहुत सारे हैं। तो ये क्या किसके एग्जाम्पल हैं, एंजाइम विष के एग्जाम्पल हैं। एंजाइम विष समझ में आया? वे पदार्थ जो एंजाइमों की सक्रियता को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, एंजाइम विष कहलाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास में 7वां, अनुकूलतम ताप या इष्टतम ताप। अनुकूलतम ताप या इष्टतम ताप की अगर हम बात करें तो एंजाइमों के लिए वह ताप जिस ताप पर एंजाइम प्रभावी रूप से क्या करते हैं, कार्य करते हैं, वो क्या कहलाता है, अनुकूलतम ताप या इष्टतम ताप कहलाता है। मनुष्य शरीर की अगर हम बात करें, सजीवों में 25 से 37 डिग्री, और जबकि मानव शरीर है उसमें 37 डिग्री सेल्सियस पर ये प्रभावी रूप से कार्य करते हैं। अनुकूलतम ताप की बात करें, वह ताप जिस पर एंजाइम प्रभावी रूप से कार्य करते हैं, अनुकूलतम यानी कि जो एंजाइम है उनके लिए अनुकूलता ताप कहलाता है। सजीवों के लिए जो टेम्परेचर है, सजीवों के लिए एंजाइमों का अनुकूलतम ताप 25 से 37 डिग्री सेल्सियस होता है। वह मानव में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो वह ताप जिस ताप पर एंजाइम बेस्ट रूप से यानी कि सर्वाधिक सक्रियता के साथ क्या कर सकें, काम कर सकें, वो क्या कहलाता है, एंजाइमों के लिए अनुकूलतम ताप कहलाता है, इष्टतम ताप कहलाता है। जो सजीव है, सजीवों के लिए अनुकूलतम ताप 25 से 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और मानव शरीर के लिए जो एंजाइमों के लिए जो अनुकूलतम ताप है वो क्या कहलाता है, वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अनुकूलतम ताप या इष्टतम ताप समझ में आया होगा।
उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं हम, लास्ट आता है इष्टतम पीएच। तो इष्टतम पीएच भी सेम वही होगा कि भाई वह पीएच जिस पर एंजाइम प्रभावी रूप से क्या कर सके, कार्य कर सके, अनुकूलतम पीएच कहलाता है। और सजीवों में इसका मान क्या होता है, लगभग 7 होता है। आठवां पॉइंट है इष्टतम या अनुकूलतम पीएच। तो वह पीएच जिस पर एंजाइम प्रभावी रूप से कार्य कर सकें, अनुकूलतम पीएच कहलाता है। सजीवों के लिए इस पीएच की अगर हम बात करें तो 7 होता है और मनुष्य के लिए 7.4 होता है। सजीवों के लिए एंजाइमों का अनुकूलतम पीएच कितना होता है, 7 होता है। तथा मानव के लिए अनुकूलतम पीएच 7.4 होता है। तो पीएच समझ में आया, वह पीएच जिस पर एंजाइम प्रभावी रूप से कार्य कर सकें वो क्या कहलाता है, अनुकूलतम पीएच कहलाता है, इष्टतम पीएच कहलाता है। सजीवों के लिए जो एंजाइमों का जो पीएच मान है वो कितना होता है, 7 होता है। और मानव शरीर के लिए जो अनुकूलतम जो पीएच है वो कितना होता है, 7.4 होता है। तो ये थे एंजाइमों के गुण। एंजाइमों के गुण पढ़ लिए। सूक्ष्म मात्रा ही काफ़ी प्रभावी होती है, इनकी जो क्षमता होती है अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए वो बहुत अधिक होती है। कितनी होती है, 10 की पावर 3 से 10 की पावर 6 गुना तक क्या कर सकते हैं, ये अभिक्रिया के वेग को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद में अभिक्रिया के लिए विशिष्ट होते हैं भी एक एंजाइम एक ही अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर सकता है। कोलाइडी प्रकृति के होते हैं। वे पदार्थ जो एंजाइमों की सक्रियता को बढ़ा देते हैं सहएंजाइम कहलाते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या पढ़े थे हमने, एल्युमिनियम आयन है, जिंक आयन है, कॉपर आयन है, इसी तरीके से चांदी पड़ी थी। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, सहएंजाइम के। एंजाइम विष की बात करें तो एंजाइमों की सक्रियता को कम करने वाले एंजाइम विष, एग्जाम्पल क्या पढ़ा था, HCN पढ़ा है, कार्बन डाइसल्फाइड है। अनुकूलतम पीएच जिस पीएच पर क्या रहे, अत्यधिक प्रभावी रूप से कार्य कर सके। अनुकूलतम टेम्परेचर तो सजीवों के लिए कितना था, 25 से 37 डिग्री सेल्सियस, और मानव के लिए कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। इसी तरीके से वह पीएच जिस पर एंजाइम प्रभावी रूप से कार्य कर सकें वो क्या कहलाता है, अनुकूलतम पीएच कहलाता है। सजीवों के लिए 7 है और मानव शरीर के लिए 7.4 होता है। तो उम्मीद है एंजाइमों के गुण समझ में आए होंगे, एंजाइमों के क्या क्या गुण हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे जो एंजाइमों की क्रियाविधि है, क्रियाविधि के बारे में कि भाई किस सिद्धांत पर जो एंजाइम है वो कार्य करते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।